आपको मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे ही आपके पास सी सेट की बुकलेट आएगी, टाइम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आप बुकलेट ओपन करेंगे और तेजी से बुकलेट को देखने का प्रयास करेंगे। उसमें कितने प्रकार के, मतलब किस किस टाइप के, कितने नियर अबाउट क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन से, कितने प्रश्न एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग से, कितने प्रश्न बेसिक न्यूमेरेसी हैं, कितने डेटा इंटरप्रिटेशन से हैं, आप एक नजर दौड़ाएंगे। और ये नजर दौड़ाने में ज्यादा टाइम ना लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत तेजी से नजर दौड़ाए। अब चूंकि आप रात में सोए हैं, सुबह फ्रेश होके एकदम ताजे ताजे आप गए हैं, जीएस का पेपर आप दे चुके हैं। नो डाउट जीएस का पेपर देने के बाद शरीर थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, दिमाग भी थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन इसी का तो यूपीएससी हमारा टेस्ट करता है कि हम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे कूल बने रहेंगे। और गर्मी का आलम तो आपको पता ही है, इस समय जबरदस्त गर्मी पड़ रही है पूरे भारत में। आशा है जिस सेंटर पे आप जाएंगे वहां मौसम अनुकूल हो आपके, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। तो जब गर्मी होती है, इतना तनाव होगा, सुबह जीएस का पेपर होगा, तो आपको बिल्कुल फ्रेश मूड से रहना है। और जब आप दोपहर में कुछ हल्का फुल्का खाए रहेंगे तो सीसीआई का पेपर जैसे ही स्टार्ट होगा आप बेहतर करने की स्थिति में होंगे। अब पेपर आपने पूरा देख लिया, देखने के बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल देने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, जिसे मैं यहाँ पे ट्राई भी करूंगा। ये प्रश्न 2023-2022 से संबंधित हैं, सीसेट के पेपर से। क्योंकि 2022-23 को लोग ज्यादा टफ कहते हैं, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वास्तव में कुछ तो टफ होते हैं, लेकिन कितने आसानी से सीसेट क्वालिफाई किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब चूंकि आप फ्रेश मूड से हैं, ये है हमारे सामने पेपर। अब हमने पेपर पे जल्दी से ऐसे नजर दौड़ाया, एक नजर हमने दौड़ा लिया पेपर पे। अब पेपर पे नजर दौड़ाने के बाद अब हम ये निर्णय लेने जाना है कि हमें करना क्या चाहिए। तो आपको मैं बताऊं, क्योंकि आप मेंटली एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं और अब आप क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि 2-3 कॉम्प्रहेंशन जो सिंगल प्रश्न वाले होते हैं, कुछ कॉम्प्रहेंशन ऐसे हो जिसमें 2-3-4 प्रश्न बनते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्रहेंशन होते हैं, तो वहां बहुत फाइट करने की जरूरत नहीं। जो सिंगल क्वेश्चन वाले कॉम्प्रहेंशन हो आप उसको स्टार्ट करें। और जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रश्न पहले पढ़ो, ऑप्शन पहले पढ़ो। मैं आपको बताऊं, जब आप मेंटली रिफ्रेश होंगे, यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो आपके मेंटल लेवल को चेक करना चाहता है, तो आप तेजी से पहले कॉम्प्रहेंशन को पढ़ें। चलिए मैं आपको एक कॉम्प्रहेंशन का एग्जाम्पल देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग, जो लोग भी लाइव है या जो लोग इसको देखेंगे, वो इस कॉम्प्रहेंशन को मेरी तरीके से वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये कॉम्प्रहेंशन हमारे सामने आ गया। अब हम लोग पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां मैं एक कॉम्प्रहेंशन कराऊंगा। एग्जाम में जब तक आप थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, एनर्जेटिक रहें, तो 2-3-4 सिंगल क्वेश्चन वाले कॉम्प्रहेंशन करने का प्रयास करें। आइए पढ़ते हैं इसे। और जब पढ़ें आप तो इसे इतना मन लगा के पढ़ें, जैसे अब आजकल किसी का कोई बहुत बड़ा मैसेज आ जाए, कोई आपका बहुत करीबी हो जिसे आप बहुत चाहते हो, अब आप समझ गए होंगे, और उसका एक बहुत बड़ा मैसेज आ जाए। किसी जमाने में लोगों के पास लेटर आते थे, तो कितना मन लगा के व्यक्ति पढ़ता है कि बड़ा सा मैसेज है, उसको पढ़ता है अच्छे से। तो आप ये समझ लें कि वहीं से लेटर आया है, वहीं से पत्र आया है, मैसेज आया है आपके लिए। अब आप इसको खूब ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए हम सोचते हैं कि कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हमारे इस काम को कर सकेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जूते का फीता बांधना बहुत छोटा काम है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ लोग हों जो परफेक्ट हों, जो काम को परफेक्ट तरीके से करें। इस लाइन का मतलब यही हुआ। नो डाउट कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका हूं। आज मैं इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को हल कर रहा हूं कि मान लो मैं भी आपके साथ पेपर में शामिल हूं, तो मैं कैसे करूंगा। पूरा इंटरेस्ट लेकर, एक ही बार में इंटरेस्ट लेना है, 4-5 बार लाइन नहीं पढ़नी। जूते गांठने जैसे साधारण काम के लिए हम सोचते हैं कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हमारे इस काम को कर सकेगा। लेकिन राजनीति में हम मान लेते हैं, अब ध्यान देना, राजनीति में हम मान लेते हैं कि हर कोई जो मत यानी वोट प्राप्त करना जानता है वह राज्य का शासन करना जानता है। यह उदाहरण देने के बाद जब ये लाइन बोला तो उसने ये कहा कि हम यहां पे अलर्टनेस नहीं रखते। ठीक है, बीमार पड़ने पे हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जिसकी डिग्री उसकी खास तैयारी और तकनीकी क्षमता की गारंटी होती है। यानी जब हम बहुत गंभीर होते हैं तो हम ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं कि डॉक्टर एमबीबीएस है, एमबीबीएस के अलावा एमबीबीएस एमडी है तो और अच्छी बात है। एमबीबीएस एमडी के अलावा अगर उसने डीएम कर रखा है कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, तो और अच्छा है।
सर्जरी कराते हैं तो क्या देखते हैं, MBBS MS हो, और MS के साथ साथ MCH हो तो और बड़ी डिग्री हो गई। तो हम मेंटली हम इस बात के लिए तैयार होते हैं कि हमारे लिए अच्छा करेगा। वही कह रहा है, बीमार पड़ने पर हमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है जिसकी डिग्री उसकी खास तैयारी और तकनीक क्षमता की गारंटी होती है। हमारी तलाश यह नहीं होती कि चिकित्सक सबसे सुंदर हो या सबसे अच्छा वक्ता हो। तो फिर जब पूरा राज्य ही बीमार है तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले। पॉलिटिकल सिस्टम पे कमेंट है, ठीक है। अब क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के लेखक के संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। चलिए देखते हैं। संदेश को प्रतिबिंबित करता मतलब वो क्या मैसेज देना चाहता है लोगों को। पहली लाइन है, हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने के योग्य है। यह संदेश वो नहीं देना चाहता। यह संदेश कहां देना चाहता है, आपको भी समझ में आ गया होगा। राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए। प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों से चुना जाना चाहिए, यह लाइन भी वो मैसेज नहीं दे रहा है। यह भी मैसेज नहीं दे रहा, क्योंकि फिर तो ये एक फोकस हो जाए ना कि पर्टिकुलर चीज पे फोकस्ड है। हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी को हमने ये होल्ड पे रख लिया, ठीक है, क्योंकि यही तो कहना चाहता है ना कि सार्वजनिक पद पे जो लोग बैठे हो अयोग्यता से दूर हो। चौथा, चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यह तो सरासर गलत है। डी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब आप बिल्कुल फ्रेश मूड से अटेम्प्ट करेंगे ना, आप यकीन करें, मेरा ट्रस्ट करें, आप सी सेट नहीं फेल होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में फ्रेश मूड में 4 प्रश्न हमें अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम 3 से 4 प्रश्न। और उस कंडीशन में यह भी ध्यान देना है कि जो सिंगल प्रश्न वाले कॉम्प्रिहेंशन होंगे पहले हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या क्या टॉपिक होंगे, वो आप जो सिंगल प्रश्न वाले कॉम्प्रिहेंशन होंगे पहले हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। अब इसके बाद जो टॉपिक होता है एनालिटिकल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग, जिसे एसएससी और बैंकिंग की भाषा में रीजनिंग कहते हैं, लेकिन यूपीएससी उसे एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग कहता है। एनालिटिकल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग से भी बहुत से प्रश्न आएंगे। एक टर्म होता है जनरल मेंटल एबिलिटी और एक है बेसिक न्यूमरेसी। दरअसल बेसिक न्यूमरेसी में 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, अब आप ध्यान सुनिएगा। 50 to 60% यानी 50 से 60% ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आप जनरल मेंटल एबिलिटी पे हल कर सकते हैं, यानी सामान्य मानसिक योग्यता रखते हुए हल कर सकते हैं। उसी तरह 40 to 50% ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके लिए आपको मैथमेटिकल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन सीसेट क्वालिफाई करने के लिए हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। सीसेट क्वालिफाई करने के लिए हमें सीसेट क्वालिफाई करना है। तो इस 4 कॉम्प्रिहेंशन को करने के बाद हम जनरल मेंटल एबिलिटी टाइप के प्रश्नों पे फोकस करेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग नहीं है। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब बेसिक न्यूमरेसी के ऐसे प्रश्न जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हल हो जाए। उदाहरण के तौर पर प्रश्न, इसे खूब ध्यान से देखिए। सामान्यतः मैं अपनी क्लास में 1-2 बार स्टार्टिंग में भी इस टाइप के प्रश्न करवाता हूं कि जैसे एक घड़ा हो, उस घड़े के अंदर कुछ अलग अलग रंग के हरा, काला, पीला ग्लव्स डाले गए हों, है ना। तो दोनों हाथ के लिए ग्लव्स निकालने के हमें कितने प्रयास करने पड़ेंगे कि सेम कलर मिले, इस टाइप का। या बॉल डाली गई हो, दोनों हाथ में सेम कलर की बॉल आने के लिए क्या करना पड़ता है, उस टाइप का प्रश्न। चलिए हम देखते हैं इसे ध्यान से, जनरल मेंटल एबिलिटीज कैसे हल करेंगे। राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते, 9 जोड़े सफेद जूते, 8 जोड़े काले जूते। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे से यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक लिखा है ना, जनरली लोगों को लगता है कि आ गई प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। अब आज हम कई प्रश्न ऐसे करेंगे जिसमें इन टर्म का यूज होता है और आपको लगेगा दिस इज अ परमुटेशन कन्वेंशन, दिस इज प्रोबेबिलिटी, लेकिन आप उसे आसानी से कैसे बाहर निकल सकते हैं देखिएगा। एक एक कर बिना उसे वापस रखे जूते निकालता, उसमें अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। ये रहा डब्बा, ये मैंने डब्बा बना दिया, यहीं से निकालेंगे। अब इसमें कह रहा है कि 10 जोड़ी लाल जूते हैं। 10 जोड़ी का मतलब 10 दूना 20 जूते क्या है, लाल।
9 जोड़ी सफेद जूते हैं, तो 9 दूनी 18 हैं सफेद। 8 जोड़ी काले जूते हैं, 8 दूनी 16, यह है काला जूता। ठीक है, इसके अंदर रखा हुआ है। आपको मैं ये बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को हैंडल करने की क्या तरीके होने चाहिए। अब कह रहा है एक एक करके बिना उसे वापस रखे जूते निकालने हैं और अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे ये देखना है। लाल जूता चाहिए दोनों पैर के लिए, बाएं पैर के लिए भी और दाएं पैर के लिए भी। और आपको ये शायद जानकारी होगी कि जो जूता होता है वो बाएं पैर की डिजाइन कुछ अलग होती है और दाहिने पैर की डिजाइन कुछ अलग होती है। ऐसे प्रश्न जब भी करने हो तो इनका एक सिंपल सा मेथड आप याद रखना कि जब दुर्भाग्य की सीमा समाप्त हो जाए, लाइन ध्यान सुनना, जहां से दुर्भाग्य की सीमा समाप्त हो जाए वहीं से सौभाग्य की शुरुआत हो जाती है ऐसे प्रश्नों में। अब कुछ लोग कहेंगे सर पहली बार हाथ डाला दाहिने पैर का लाल आ गया, दूसरी बार हाथ डाला बाएं पैर का आ गया। यदि टर्म में है, यानी दुर्भाग्य क्या हो सकता है? दुर्भाग्य यह हो सकता है कि जितनी बार आपने हाथ डाला हर बार सफेद जूते निकले। कितने? 18। कह रहा है ना, यहां लाइन है, लेने के लिए डिब्बे से कितने, यदि वो पहनने के लिए एक जोड़ा लाल जूता लेना चाहता है तो दुर्भाग्य क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा 18 निकल जाएंगे सफेद। अब दुर्भाग्य अभी भी चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 16 जूते काले निकलेंगे। अब कुल कितने निकल गए? 8 6 14, 1 1 2 1 3, 34 निकल गए। अब ये श्योर हो गया कि काले भी निकल गए सफेद भी। अब जो निकलेगा लाल निकलेगा। अब जब लाल निकला, पहला आपने लाल निकाला, हो सकता है दूसरा आप निकालें, मेरे शब्दों पे जाना, हो सकता है आप दूसरा लाल निकाले और दूसरे पैर का मिल जाए। लेकिन अगर दुर्भाग्य होगा तो 10 जूते लाल तो निकलेंगे लगातार, लेकिन वो बाएं लेफ्ट पैर वाले निकलेंगे, राइट पैर वाले नहीं निकलेंगे। अब 10 ये निकल गए तो टोटल दुर्भाग्य कितना हो गया? 44। इतना दुर्भाग्य हो गया। अब इसके बाद जो अगला शू निकलेगा उसका एक पैर का तो पहले ही निकल चुका है इन 10 में से। जो अगला निकलेगा वो ये निश्चित कर देगा कि दोनों पैर में लाल जूते। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको कराने की कोशिश की। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। ऐसे प्रश्नों में जब दुर्भाग्य समाप्त होगा वहीं से सौभाग्य शुरू होगा और यहां प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये भी देखिए, ये भी उसी से संबंधित है। यूपीएससी जानबूझ के ये लाइन शब्द इस्तेमाल करता है कि लोग उसमें फंस जाएं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगाने में। कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए व चौकों व छक्के मारते हुए कितने तरीके से, जैसे उसने कहा ना कितने तरीके से, वैसे ही लोगों को लग जाता है अब कॉम्बिनेशन लगेगा, अब मैं क्या करूं, अब तो जीवन संकट में है। तो जीवन संकट में नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं लगेगा, आराम से हल भी होगा। कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीके से ठीक ठीक 25 रन बना सकता है, जबकि रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो सकता है। अनुक्रम कोई भी हो सकता है, यानी पहले 1 रन ले लिया फिर 6 मार दिया, या पहले 4 मार लिया फिर 6 मारा फिर 1 रन ले लिया। तो इस तरह के कितने अनुक्रम हो सकते हैं ये देखते हैं। 6 4 और सिंगल रन, ये बात है। अब देखिए, सिक्स वाला, 4 वाला और सिंगल रन वाला। ठीक है, ये हमने चार्ट रेडी किया। बहुत तेजी से होगा बट समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो मैं चलूंगा, बट ये काम बहुत तेजी से हो सकता है। पहला काम क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? 6 रन होता है, सबसे बड़ा वही है 6 रन। तो सबसे पहले हम मान लें कि अगर वो एक भी छक्का ना मारे, यानी 6 ना लगाए, यानी 0-6 हो, तो अब रन बनाने की क्या क्या संभावना हो सकती है? तो हो सकता है वो 6 चौके मारे, 6 चौके 24 रन हो गए, और 1 सिंगल रन ले ले, या ऐसे समझ लो 6 रन वो सिंगल से पूरा कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि वो 0-6 हो, 6 चौके कितना मार करके वो 5 चौका मारे, तो 5 चौके कितना होता है? 20, शेष वो 1 रन से ले ले।
ऐसा हो सकता है कि वो 4 चौके मारे और एक भी छक्का न मारे, 4 चौक 16 रन, शेष 1 रन ले ले। ऐसा हो सकता है कि वो एक भी छक्का न मारे, 3 चौके मारे, 3 चौक 12, शेष 1 रन ले ले। ऐसा हो सकता है कि वो एक भी छक्का न मारे, 2 चौके मारे, शेष 1 रन ले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है केवल एक 4 रन मारे और शेष सिंगल रन से काम चलाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी छक्का ना मारे और एक भी चौका ना मारे, यानी 0, सारा 1 रन से बना ले। तो कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके तो ये हो गए। आराम से देखिए। ऐसा हो सकता है कि वो एक छक्का मारे, एक छक्का मार दिया। अब जाहिर सी बात है 6 चौका तो मारेगा नहीं, क्योंकि 6 चौका मार देगा तो 6 चौके 24 और 6 ज्यादा रन हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 चौका भी नहीं मार सकता, क्योंकि 5 चौके मारेगा तो 5 चौक 20 और 6 26 रन हो जाएगा, जबकि बनाना कितना है 25। तो एक छक्का मारे और 4 चौके मारे, 4 चौके 16 और एक छक्का 6, 16 6 22, शेष 1 रन से बना ले। ऐसा हो सकता है कि एक छक्का मारे, 3 चौके मारे और शेष 1 रन से बना ले। ऐसा हो सकता है कि एक छक्का मारे, 2 चौका मारे और शेष 1 रन से बना ले। ऐसा हो सकता है कि एक छक्का मारे, एक चौका मारे और 1 रन से बना ले। ऐसा भी हो सकता है कि एक छक्का मारे और एक भी चौका ना मारे, शेष 1 रन से बना ले। कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5, 5 तरीके हो गए। ऐसा हो सकता है कि 2 छक्का मारे, 2 छंग 12, 12 लग गया, और 3 चौका मारे, 3 चौक 12, 12 12 24, शेष 1 रन से बना ले। 2 छक्का, 2 चौका 1 रन, 2 छक्का 1 चौका 1 रन, 2 छक्का 0 चौका और 1 रन, 1 2 3 4, 4 तरीके हो गए। ऐसा हो सकता है कि 3 छक्का मारे, तो 3 छक्का 18, 18 रन जब बना लिया उसने छक्के से, तो अब 2 चौका मार देगा तो 8 हो जाएगा। तो 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26। तो अब 2 चौके नहीं मार सकता, तो 1 चौका मारे और 1 रन बना ले। ऐसा हो सकता है कि वो 3 छक्का मारे, एक भी चौका ना मारे, सिंगल से बना ले। तो 1 और 2 तरीके ये हो सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि वो 4 छक्के मारे, एक भी चौका ना मारे, सब 1 रन से बना ले। तो 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18 और 1 19, 19 तरीके से वो नेक काम संपन्न कर सकता है। अब आप बड़े आसानी से इसे कर लेंगे। उन्नीस तरीके से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, ये भी देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी है। लगेगा आपको बेसिक न्यूमेरेसी, पर बेसिक न्यूमेरेसी नहीं, जनरल मेंटल एबिलिटी है। क्या कह रहा है? किसी 3 अंकों की संख्या एबीसी को डी से गुणा करने पर गुणनफल 37 dd प्राप्त होता है, जहां ए बी सी और डी भिन्न शून्येतर अंक है। भिन्न शून्येतर मतलब इसमें शून्य नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? ठीक है, तीन अंक है ए बी सी, इन्हें हमने डी से गुणा किया तो यहां आया 37 dd। कल्पना करते हैं, अब हमें एबीसी की जब वैल्यू पता चल जाएगी तो उसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। यहां 37 दिया हुआ है, ये 37 कहां से आया होगा? जब इस डी का गुणा ए में किया गया होगा, है ना। डी का गुणा ए में किया होगा, कुछ इधर से कैरी हुआ होगा, हासिल लगा होगा, तो 37 आएगा। अब हमें ए और डी के लिए 2 नंबर सोचने हैं को 37 के नियरेस्ट हो, तो नंबर हो सकते हैं 4 9 36, यानी अगर एक जगह 4 एक जगह 9 रख दें तो 36 हो जाएगा, एक कैरी हुआ होगा 37 हो जाएगा, यानी 4 × 9। अब सवाल है कि 9 यहां रखना है कि यहां रखना है, यह भी हो सकता है मन में। अब जाहिर सी बात है, अगर हम यहां 9 रखेंगे तो यहां डी है, डी का वैल्यू 9 कर देंगे तो यहां 9 लाना पड़ेगा। अब 9 1 के 9 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 9, और फिर यहां भी हमें संख्या सोचनी है, यहां भी 9 आना चाहिए। फिर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 9 नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां 9 रखेंगे,
यहां बी, यहां सी और डी की जगह कर दिया 4। तो 4 9 36 और 1 37 आएगा। अब सवाल है कि हमें बी और सी के लिए भी सोचना है कि बी और सी के स्थान पे कौन सी संख्या रखें कि 4 से गुणा करने पे 4 आए। तो क्या क्या संख्या हो सकती है? सी की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 1 4 हो सकता है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी 1 और 6 रखने पे हो सकता है। अब सवाल है कि अगर हम यहां 1 रख देंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। यहां रख देंगे 6 तो 4 छंग 24 होगा, फिर 4 आ जाएगा, लेकिन कैरी क्या हो जाएगा 2, फिर 4 9 36, 2 38 हो जाएगा। तो हम 1 नहीं रख सकते। अब यहां हम क्या कल्पना कर सकते हैं? 6 की। अगर हम यहां 6 की कल्पना करें तो 4 छंग 24, कैरी हो गया 2। अब हमें किसी 4 से गुणा करना है और 2 जोड़ने पे 4 पाना है। तो अगर हम 4 तिहाई 12 यहां 3 ले लें तो 4 तिहाई 12 और 2 ये 14 हो गया, और 4 9 36, 1 37 हो गया। तो डी 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 के वैल्यू पे आ गया। अब एक बात क्लियर हो गई कि हम 9 3 और 6 वो संख्या है जिसे हम लेके इसे हल कर सकते हैं। ये प्रश्न तभी होंगे जब आप फ्रेश माइंड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि आप सोचना पड़ेगा ना वहां पे। तो 936, अब 936 9 3 6, 9 3 12 6, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सारे प्रश्न आज मैं वही अटेम्प्ट कर रहा हूं जिसे आप सोच के करेंगे। पेपर टफ नहीं था, ना तो 22 का ना तो 23 का। टफ लोगों का नजरिया होता है। पहला, रात में जगे रहेंगे, दोपहर में सुबह पेपर देने के बाद दोपहर के टाइम में कुछ खा पी लेंगे, पेपर डिस्कस कर लेंगे, ऑलरेडी तनाव में होंगे, टेंशन से भरे हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है वहां आप सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कूल रहना ज्यादा जरूरी है, रेस्ट करना ज्यादा जरूरी है। अब ये प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आसान है, बस सोच सेट करनी है। एबीसी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 8 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला ए सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है, अकेला सी बुधवार को काम करता है, ए फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है। इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है? यह काम बृहस्पतिवार को पूरा हो जाएगा, यह काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में कौन से सही है? कई बार एग्जाम में यहां दी रहेगा उपरोक्त कथनों में कौन से गलत है, यह भी ध्यान रखना। तो सही है यह हमें निकालना है। एबीसी 8 16 12 दिनों में कर सकते हैं। एबीसी 8 16 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनका लघुत्तम लेते हैं। इनका आप एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। तो हमने मान लिया कि काम जो है कुल कितना है, 48 इकाई के बराबर है, 48 इकाई के बराबर। ठीक है, तो एक दिन में ए कितना करेगा? 48/8, 6 इकाई करेगा। और बी कितना करेगा? 48/16, 3 इकाई काम करेगा। और सी कितना करेगा? 4 इकाई काम करेगा। ठीक है, अब काम सोमवार से शुरू होगा। सोमवार को ए ने 6 किया, मंगलवार को इसने 3 किया और बुधवार को इसने 4 किया। ठीक है, तो 6 3 9 4 13 काम हुए, जबकि काम कितने होने? 48। तो ये क्रम जारी रहेगा। तो 13 तिया 39, आप सीधे करना चाहेंगे 13 तिया 39, यानी 9 दिन तो यही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आराम से करा देता हूं। ये 13 हो गया। फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को 6 3 9 4 13 काम होगा। तो 13 दूना 26 हो गया। फिर रविवार, सोमवार और मंगलवार को 6 3 9 4 13 39 काम हो गया। और देखो कितने दिन हो गए? 3 3 6 3 9, 9 दिन हो गए। अब 10वां दिन आ गया। 10वां दिन है बुधवार। अब तक 13 13 13 39 काम हो चुके हैं।
अब कौन करेगा, ए करेगा। ए कितना काम करता है, 6, तो 39 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 45। यानी 10वें दिन काम समाप्त नहीं होगा, 10वें दिन तक केवल 45 यूनिट काम हुआ रहेगा। अब 10वें दिन 45 हुआ, अब इसके बाद कौन आएगा, अब आएगा बी, यानी बी आएगा बृहस्पतिवार को। तो ये 3 काम इकाई काम करेगा, ये टोटल कितना हो गया, 48। 2 बातें क्लियर हो गई। पहला, 10 दिन में काम नहीं पूरा होगा, दूसरा, बृहस्पतिवार को काम समाप्त होगा। यह काम 10 दिन में पूरा हो जाएगा, यह बात गलत। यह काम बृहस्पतिवार को पूरा होगा, यह बात सही। तो केवल एक सही है, ठीक है। अब यह प्रश्न आप देखिए, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में 2016-17 के आसपास या 14 के आसपास ऐसा ही एक प्रश्न आया था, जिसमें सब सिंगल डिजिट 111 करके दिया था और उसको 111 से मल्टीप्लाई किया था, पूछा था इसका क्या रिजल्ट होगा। यहां उसने ये नहीं पूछा, यहां उसने पूछा कि जो संख्या बनेगी उसका एडिशन कितना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर 1 में आप 1 का गुणा करें तो कितना आता है, 1, और 11 में 11 का गुणा करें तो होता है 121, और 111 में अगर आप 111 का गुणा करेंगे 1 2 3 2 1, यानी जितनी संख्याएं होंगी उतना नंबर आएगा, फिर वो नंबर डाउन लाइन में आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अब डाउन, 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर इनका गुणा करेंगे तो यही आएगा। एक सिंपल सा पैटर्न है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये 9 बार 1 1 है, 9 बार 1 कैसे आएगा, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो कि क्या हम 11 में 11 गुणा करते हैं 121 आता है, 1 2 1 आता है। फिर 111 में 111 गुणा करके देखेंगे तो 1 2 3 फिर 2 1 आएगा ही आएगा। तो एग्जाम में कई बार हम 10 से 20 सेकंड 25 सेकंड में टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अब ये आ गया। अब कह रहा है इनका जोड़ कितना होगा, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 36 9 45 45 8 5 13 53 53 7 60 66 71 4 75 3 78 2 80 1 81। इनका टोटल एडिशन क्या होगा, 81। यानी इन संख्याओं को अगर आप जोड़ देंगे, आप ऐसे भी हल कर सकते हो और ऐसे हल कर सकते हो कि 1 से 9 तक की संख्या जोड़ेंगे, 9 गुणित 10 बटा 2 तो 5 9 45। तो अगर 1 से 9 2 बार जोड़ेंगे तो 45 दूना 90, चूंकि इसमें 9 एक ही बार है तो 90 में से 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 81। तब भी आप इसका आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न मैं इसीलिए करा रहा हूं कि एग्जाम मोड में आप कैसे करेंगे और लगातार एनर्जेटिक बने रहें, जैसे अभी आप बने हैं ना, और हम भी आपके साथ साथ बने हैं, बिल्कुल ऐसे ही बने रहें। अब देखिए एक प्रश्न और ले आता हूं। अब ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, 2022 का प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, लेकिन जिनके पास समझ होगी उनके लिए। उदाहरण के तौर पे देखिए, कह रहा है 1840 के एक बिल का 50 रुपए 20 रुपए और 10 मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाना है। कुल मिला के 50 नोट काम आए, यानी 50 नोट से ज्यादा आप नोट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, केवल 50 नोट में देना है पेमेंट। अब कह रहा है निम्न कथनों पे विचार कीजिए, 50 वाले 25 नोट काम में और शेष भुगतान 20 और 10 वालों से किया गया, 20 वाले 35 नोट काम आए, शेष भुगतान 50 वाले से किया गया, 10 वाले 20 नोट काम आए, शेष भुगतान 50 वाले और 20 वाले नोट से किया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, यह ध्यान देने की जरूरत है। यह प्रश्न मैंने 2 कारण से लिया, एक तो इसमें नहीं है और दूसरा कि ऐसे प्रश्न को तेजी से कैसे करते हैं। देखिए 50 वाले 25 नोट लिए तो 50 गुणित 25 1250 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू कितनी है 1840 की, 1840 में से घटा लो, 590 आ गया। 25 नोट हम इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको याद होगा क्लास में मैंने एक बार कराया था एक प्रश्न
कि एक मोबाइल 25 पैसे का मिलता है, लैपटॉप 50 पैसे का मिलता है, एक स्कूटी यानी कार, स्कूटी की जगह पे कार रख लेते हैं, 5 रुपए की मिलती है, 20 रुपए में 20 आइटम खरीदना है, कैसे खरीदेंगे? ये उसी से रिलेटेड मिलता जुलता है। अब 25 नोट हम कर चुके हैं। अब यहाँ 20 वाली बड़ी नोट है, 10 वाली छोटी नोट है। अगर 20 वाली हम 25 नोट ले लें तो 25 दूना 50, केवल 500 ही होगा, जबकि हमें कितना चाहिए? 590। तो पहला वाला गलत। 20 वाले 35 नोट ले लेंगे तो 35 दूना 70, 700 रुपए ही हुआ। और फिर 15 नोट अगर हम 50 वाले भी ले लेंगे तो 15 पचे 75, 750 हुआ, तब भी 1840 नहीं पहुंचेंगे। 10 वाले हमने 20 नोट ले लिए, 20 नोट अगर हमने 10 वाले ले लिए तो कितना हुआ? 200 रुपए। अभी भी हमें चाहिए कितना? 1640 रुपए। अब अगर हम शेष 30 नोट 50 वाले भी ले लें तो 1500 ही होगा, तो 15 दो 1700। इसका मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और 22 जस्ट अभी 2 साल पहले ही आया था, 24 आया जैसे ना, ऐसे ये भी आया था, बट एग्जाम में कुछ लोग इसको गलत करके आ गए थे। ये देखिए, ये प्रश्न है, यहां पर भी आपको लगेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे आप देखिए। वर्ण ए बी सी डी ई इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि ए और ई के बीच यथा तथ्य 2 वर्ण हैं। इस तरह कितनी व्यवस्थाएं संभव हैं? तो घबराने की जरूरत नहीं है। ए बी सी डी टोटल कितने हैं? 5। ऐसे लिखो, 1 2 3 4 5 बना दिया। यहां हम ए रख सकते हैं, इनके बीच में ए और ई के बीच में 2 होने चाहिए ना, कह रहा है ना ए और ई के बीच में 2 होने चाहिए, तो ई को हम यहां रख सकते हैं। एक कंडीशन ये बनेगी। दूसरा, ई को हम यहां रख सकते हैं, ए को यहां रख सकते हैं, तब भी इनके बीच में 2 होंगे। अब कह रहा है कि जब आप ये वाली कंडीशन बनाएंगे तो इसके कितने प्रकार बन सकते हैं? आपने ए को यहां ले लिया, ई को यहां ले लिया, अब बचा कौन? बी सी और डी, 3 बचे। अब इन तीनों में से किसी एक को यहां रख सकते हैं, यानी इस स्थान पे रखने के लिए 3 लेटर हमारे पास मौजूद हैं। हम ए बी भी रख सकते हैं, ए सी भी रख सकते हैं, ए डी भी, यानी इस प्लेस के लिए हमारे पास 3 विकल्प मौजूद हैं। अब 3 में से एक विकल्प आपने यहां इस्तेमाल कर लिया, तो इस जगह रखने के लिए फिर इनमें से कोई 2 विकल्प मौजूद होंगे, और अब एक ही बचा तो यहां होगा, यानी 3 दूनी 6 कम 6 तो ये बनेंगे। अब ए को यहां कर दिया, ई को यहां कर दिया, अब ये सीन बदल गया ना, कॉन्सेप्ट बदल गया। अब ये 3 बचे, तो इन 3 में से किसी एक को यहां रख सकते हैं, यानी यहां रखने के 3 विकल्प हैं। एक को यहां रख दिया तो यहां रखने के 2 विकल्प हैं, यहां रखने के 1, तो ये भी कितना हो गया? 6 6 12, तो ये बन गया। और ये बनाते वक्त आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जो हम स्टार्टिंग में ए और ई को रखते हैं, इसको हम शिफ्ट भी करके रख सकते हैं। जैसे ए को हम यहां रख सकते हैं, ई को यहां रख सकते हैं। अब फिर सीन बदल जाएगी ना, अब स्टार्टिंग किसी और से होगी। अब इन 3 में से कोई एक यहां होगा, एक यहां आने के बाद 2 में से कोई एक यहां होगा, यानी यहां रखने के 2 विकल्प होंगे, यहां रखने का 1 विकल्प होगा, तो कितने हो गए? 6। और इसी तरह ई यहां रख सकते हैं, ए यहां रख सकते हैं, ई को फिर शिफ्ट कर दिया, तो यहां रखने के 3 विकल्प, 3 में 1 यूज कर लेंगे तो यहां के लिए 2 विकल्प और यहां के लिए 1, फिर कितना हो गया? 6। तो 6 6 12, 6 3 18 और 6 24, 24। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये काम बहुत तेजी से किया जा सकता है, बशर्ते आप पॉजिटिव और कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम में बने रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं सिर्फ वही प्रश्न करा रहा हूं जो आपको लगते मैथ्स के हैं पर होते बेसिक न्यूमरेसी के हैं, और वो हल हो सकते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी से, इसीलिए मैंने यहां फोकस कर रखा है। अब देखिए, 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे एक दूसरे से समान दूरी पे 101 पौधे रोपे गए हैं। 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी होगी? ध्यान देना, टोटल कितने पौधे रोपे गए हैं? 101। सबसे पहले 1.01 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लें, 1000 का गुणा कर दें तो 1010 इतने मीटर आ गया ये, ठीक है। अब कह रहा है 101 पेड़ रोपे गए हैं, तो जनरली लोग क्या गलती करेंगे
कि दो पेड़ों का अंतराल निकालने के लिए 101 से भाग देंगे, जबकि 101 से भाग नहीं देंगे, 100 से भाग देंगे, एक पेड़ कम हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं 4 पेड़ लगाए हमने, तो देखना पहला पेड़ स्टार्टिंग में लगेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, ये 4 पेड़ लग गए ना, यही है वो सड़क। अब इनके बीच के जो अंतराल हैं वो कितने हैं? 3 हैं। एक अंतराल कम हो जाता है क्योंकि एक स्टार्टिंग से होगा। तो जो ये एहतियात नहीं बरतेंगे, 101 से भाग दोगे तो भी भाग हो जाएगा और 100 से भाग दोगे तो भी भाग होगा। इसीलिए यूपीएससी ने ऑप्शन भी बना के रखा है कि जो 101 से भाग देंगे 10 आ जाएगा, और 10 के बाद सीधा 5 में गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा। मान लिया जिनको होश आ गया 5 की जगह 4 में गुणा किया 40, तो भी ऑप्शन में है। लेकिन ये 50 और 40 दोनों गलत है। अब इसमें हम भाग देंगे 100 पेड़ से। 100 से क्यों? 101 पौधों के बीच का जो अंतराल होगा वो 100 होगा। 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10.1 मीटर। अब कह रहा है 5 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 1 2 3 4 ये 5, ये 5 पौधे लगा दिए। एक अंतराल की दूरी 10.1 है। 1 2 3 4 ही अंतराल तो हैं। 10.1 इंटू 4, 40.4 मीटर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यह है श्रेणी। अब यहां पे कुछ लोग कहते हैं ना समांतर श्रेणी के फार्मूले का इस्तेमाल करें। किसी समांतर श्रेणी के फार्मूले के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, ये सीरीज बनती चली जा रही है। अब यहां आप नोटिस करेंगे तो यहां ए है, 1 हो गया, फिर ए बी है तो 2 हो गया, ए बी सी है तो 3 हो गया, ए बी सी डी डी है तो 4 हो गया, ए बी सी डी ई है तो 5 हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 इसी क्रम में आते जाना है। और हमें कहां तक पहुंचना है? 100वें पे। 100वें पे पहुंचने के हम अंदाजा लगा लेते हैं। अगर हम इसी तरह 7 के बाद 8 9 10 11 12 जोड़ें तो 12 गुणित 13 बटा 2 तो 13 6 78 होगा। 14 अगर हम ले लें, 14 गुणित 15 बटे 2, n इंटू एन प्लस 1 ऑब्लिक 2, 2 सत्ते 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अगर हम 13 ले लें, 7 के बाद 8 9 10 11 12 और 13, तो क्या होगा? 13 गुणित 14 बटे 2, 13 सत्ते 91। यानी जो ए बी सी डी ई है, इसके बाद ए लास्ट वाला क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम होता है 13वां, तो वहां तक पहुंच गए। तो यानी टोटल 91 पहुंच गए। अब हम 91 एम थे। एम के बाद फिर शुरू होगा, फिर वो 14वां वाला आएगा, ए से लेके एन तक वाला। लेकिन हमें कितना चाहिए? अब केवल 9 ही तो चाहिए 100 पहुंचने के लिए। और 9वां क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई होता है 9वां। ये लेटर में आपने याद भी किया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बस आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। आखिरी प्रश्न के बाद मैं आपको फिर एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा। आखिरी प्रश्न देखिए। 3 व्यक्ति ए बी सी किसी पंक्ति में खड़े हैं, किंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 11 व्यक्ति और ए के पीछे 13 व्यक्ति है, तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम कम होगा कि जो कह रहा है उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तभी न्यूनतम होगा। अगर हम ए यहां रखा, बी यहां रखा, उसके नीचे सी कर दिया, फिर तो न्यूनतम कहां हुआ? यानी हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे होता है पहले हम देखेंगे। इनमें से बड़ा नंबर क्या है? कह रहा है बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो हमने लिखा बी 1 2 3 4 5 6 7, यहां लिख दिया सी। बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हो गए। कह रहा है ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। अब ए को ऊपर ना ले जाओ, ए को इसी के अंदर एडजस्ट करो। तो 1 2 3 4 यहां हमने रख दिया, ए बना दिया। अब अगली लाइन में कह रहा है सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 व्यक्ति यहां और खड़े करने होंगे। कह रहा है ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, ए के पीछे
यहां ए हो गया, 1 2 3 तो यही हो गया, यानी 10 व्यक्ति और रखने होंगे। अब इनको हम जोड़ देते हैं, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 3 22। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यह आखिरी प्रश्न था। आखिरी प्रश्न के साथ आपके लिए फिर एक मैसेज, मेरी बात ध्यान से फिर सुन लें। एग्जाम के एक रात पहले हल्का फुल्का खाना खाएं, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की कोशिश करें। रेस्ट करने के साथ साथ जब सुबह उठें तो हल्का फुल्का ही खाकर जाएं। एग्जाम टाइम में पेपर जनरल स्टडी का देने के बाद जब बाहर निकलें तो पेपर पे बिल्कुल डिस्कस न करें, कितना गलत हुआ कितना सही हुआ, रात में आप पेपर आके घर पे चेक कर सकते हैं। दोपहर के टाइम में गर्मी बहुत है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, मन को ठंडा रखें, किसी बात की परेशानी ना हो, किसी की भी तरह की, जैसे मान लिया जीवन में आपको कुछ उथल पुथल चल रहा हो तो उसका तनाव लेने की भी जरूरत नहीं है, एकदम कैप्टन कूल बनने की जरूरत है। और किसी भी व्यक्ति का जो इतना महत्वपूर्ण दिन हो तो हमेशा अलर्ट पोजीशन में होता है, छांव में रहें। और जब सीसेट का पेपर देने का जाएं तो एकदम शांत मन से जाएं, बिल्कुल घबराएं नहीं, पेपर खोलें और स्टार्ट हो जाए। आशा करता हूं कि इस सेशन से, इस क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।